एहतजाज, धरने, मुआशी कत्ल, क्या हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं? मुआशी अबतरी की सूरत हाल ज्यों की त्यों, हुकूमती इक़दामात क्या? सियासी बेयकीनी, सरमायाकारों की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो सियासी बेयकीनी की सूरत हाल और सियासी बेयकीनी की वजह से क्रिएट होने वाले प्रॉब्लम्स हैं और उसका जो फॉल आउट आएगा पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। आपको मैं बताता चलूं कि कल मेरी याद ताज़ा हो गई 2014 के धरनों की, जब कंटेनर को दोबारा से देखा मेरी इन आँखों ने। इस कंटेनर के ऊपर अब बहुत सी सियासी जमातों के रहनुमा साथ बैठे A1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात कर रहे हैं कि मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसका फॉल आउट फिर क्या होगा अगर ये मुल्कगीर एहतजाज शुरू हो गया। खैर, प्रॉब्लम जो है उसको असेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेड, इंडस्ट्री और बिज़नेस ने बहुत सफ़र किया वॉर ऑन टेरर की वजह से। अब मज़ीद अगर हुकूमत की, जो मैं कहूँगा कि नाअहली की वजह से और सियासतदानों की नाअहली की वजह से, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैं हुकूमत को इतना ब्लेम नहीं करता, सारे सियासतदानों की नाअहली की वजह से मुल्क जो है वो आज के पेचीदा माशी सूरत हाल के अंदर ख़ुद को डिस्टर्ब करने जा रहा है। जबकि इसी पस मंज़र के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ चुका है और इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर से भी अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। वहाँ के आर्मी चीफ़ ने भी जो अजीब व गरीब किस्म की बात की, उसने भी आवाम को परेशान कर दिया पाकिस्तान की। उसका जवाब खैर दिया उन्होंने जिनको उनका जवाब देना चाहिए था, लेकिन आवाम बेचैन और परेशान है। मेरे साथ बहुत ही अहम आज शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूँ जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि साबिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू अली नासिर। आपकी वाबस्तगी पीपल पार्टी के साथ है। पीपल पार्टी भी कल धरने में, धरना कह लूँ, जलसा कह लूँ, कंटेनर कह लूँ, उस पर मौजूद थे। कंटेनर पे ज़्यादा लोग थे, सामने कम थे। मैं तो कहता हूँ सियासी एहतजाज होना चाहिए अगर वो आईनी हदूद के अंदर हो, लेकिन बुनियादी तौर पर मामलात बहुत ज़्यादा आगे दिनों के अंदर मुझे संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको संगीन होते दिखाई दे रहे हैं? लेकिन सियासी बेयकीनी तो नुकसान पहुंचा रही है मईशत को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मईशत के स्टूडेंट होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बतलाऊं कि आज सुबह का स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि कल कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ और 12 बजे ये लोग अपना ख़त्म करके अपने अपने घरों को चले गए, तो आज सुबह बड़े पॉजिटिव नोट में स्टॉक एक्सचेंज ने खोला था। 500 पॉइंट प्लस हुई थी कि हर चीज़ अच्छी रही है और कोई ऐसे बड़ी चीज़, कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ जिससे सियासी बेयकीनी ज़्यादा नज़र आती। लेकिन फिर पता चला कि इमरान साहब शाम में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और पार्लियामेंट में जो स्पीच हुई हैं उनको देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज पे गिरना शुरू हुआ और वो 200-300 पॉइंट गिर गया। तो ये आप ये देखिए कि ये बैरोमीटर है आपकी 53,000 सारा मलबा इमरान खान पे डाल दिया, जबकि पार्टी आपकी भी गई थी। जरदारी साहब भी कंटेनर पे खड़े हुए थे। चौधरी एतजाज एहसन ने भी एक बड़ी तवील तकरीर की थी। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, कायरा साहब भी कल मुतहरिक दिखाई दे रहे थे। हमारी पीपल पार्टी पूरी उसमें शामिल थी। हमने एक इशू के ऊपर यकजहती दिखाई थी और वो इशू ये था कि मॉडल टाउन का जो 2.5 साल से पेंडिंग इश्यूज़ है और जो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और हर तरह के छोटे मोटे एहतजाज बयानात करने के बाद कुछ नहीं हो सका। ना सनाउल्लाह साहब ने रिज़ाइन की कोई बात सुनी, ना चीफ मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने सुनी। लिहाजा हमने एक यकजहती तमाम बड़ी सियासी जमातों ने इस इशू के ऊपर एक मैसेज दिया था। मान ली बात, लेकिन आपने कहा स्टॉक एक्सचेंज, आपने बोला इस वजह से नीचे गई क्योंकि इमरान खान ने बयान दिया। देखिए ना, आज अकेला इमरान खान बुरा पूरा पाकिस्तान के अंदर, आज ऐसे नहीं हो सकता। आज आप लोग भी आप ये देखें 500 पॉइंट से जो नीचा हुआ वो सिर्फ यही हुआ है ना कि आज फिर लोगों में बेयकीनी पैदा हुई। शाम में क्या होगा? क्या रिजाइन करने जा रहे हैं? क्या पार्लियामेंट डिसॉल्व करने जा रहे हैं या और कोई बड़ी रिजाइन? तो जरदारी साहब ने भी मांगा है। देखें, जरदारी साहब ने कल ये कहा है कि हम इनकी हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते और हम जमहूरियत के सफ़र को रोकना नहीं चाहते, लिहाजा हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एहतजाज अपनी जगह है। पॉइंट टेकन।
पॉइंट टेकन, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपकी बात को, चले ठीक है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अब जैसे आपने स्टॉक का जिक्र किया, एक इन्वेस्टर है, पाकिस्तान में कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, पाकिस्तान के अंदर ट्रेड हब बनता जा रहा है, पाकिस्तान कोई ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, स्टॉक एक्सचेंज का आपने पहले जिक्र कर दिया, कोई प्रॉपर्टी में पैसे लगाना चाह रहा है, तो उसका तो दिल इस वक्त तेज़ी से धड़क रहा होगा कि पता नहीं आगे क्या होता है, इसके नतीजे में पता नहीं क्या होगा। पहले तो डॉलर ने एक चपत लगा दी, डॉलर ने मारा रुपये को, लेकिन दर्द हर पाकिस्तानी ने महसूस किया, कर्ज हर पाकिस्तानी पर ज़्यादा हुआ। तो इस तरह की एक और चपत खाने के लिए आवाम तैयार नहीं है सर। अब आप ये बताएं इसका रेजोल्यूशन क्या है जिससे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी चलती रहे। मेरी जो राय है वो ये है कि पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट में आप इश्यूज उठाएं, बहस हो, रेजोल्यूशन हो, सड़कों पे और धरनों पे कल एक यकजहती दिखा के मैसेज दे दिया। चलें अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इससे मैं आपको बतला दूं हुकूमत नहीं ख़त्म होती। हुकूमत पे यकीनन आपको पार्लियामेंट का जो फोरम है, जो बहुत पावरफुल फोरम है, और उससे अगर आगे मैं थोड़ा सा कहूँ तो गिनती का अमल में हमें कुछ करना, यानी हुकूमतें ऐसे ख़त्म नहीं होती, हुकूमतें लगा ख़त्म करवाते हैं, हुकूमतें गुलाम इसा खान साहब ख़त्म करवाते थे। खैर इस बारे में बात करेंगे, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक। वाइल पॉलिटिशियंस टेक जैब्स एट ईच अदर, अवाम बेचारी भूखी है, परेशान है, यानी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन अवाम के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई के मारे हैं, परेशान हैं। सब ब्लेम करने के लिए हैं यहाँ पे, किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। हमारे साथ तो मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और एक मारूफ मैं कहूँगा ताजर सनतकार रहनुमा भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल से वेरी बैडली प्लेड पॉलिटिकली बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़। मुझे यह बताएं, एक ऐसा मुल्क जहां में आप देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, आपको इकोनॉमिक इश्यूज़ का सामना, वर्ल्ड में एक तरह से पहले आइसोलेटेड थे, अब आइसोलेशन थोड़ी सी कम हुई, ट्रेड डेफिसिट की जानिब देखें तो आउट ऑफ कंट्रोल सर, बजट डेफिसिट की जानिब देखें तो वहाँ भी हाल कोई इतने अच्छे नहीं हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट लोग बोलते हैं, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। डू वी एक्चुअली हैव टाइम कि हम ये सारी बिकरिंग्स करते रहें? आपके ख्याल से क्या हुकूमत को ज़्यादा जिम्मेदारी और अपोजिशन को ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए? देखिए, जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है या सियासी गैर इस्तेकाम होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो है जो सफ़र करती है वो मईशत है, और मईशत जब सफ़र करेगी तो लोग करेंगे, सनतकार करेंगे, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी जो हो रही हैं, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, ये एक चेन है और आखिर में गरीब आदमी पिसता है। मैं ये समझता हूँ हम मुतमिल नहीं हो सकते इस तरह की चीज़ों के। मैंने हर बार ये कहा है कि आप चार्टर ऑफ इकॉनमी खुदा के वास्ते पे एक बना लें, तमाम सियासी जमातों इस पर इत्तेफाक कर लें, और उस चार्टर ऑफ इकॉनमी पता होगा इकॉनमी के बारे में तो चार्टर बनेगी ना। कोई जमात आए, कोई नाराज़ हो, कोई खुश हो, उसको डिस्टर्ब ना हो, वो सफ़र चलता रहे। अभी हम सी पैक की बातें कर रहे हैं, अभी हम 56 बिलियन डॉलर की सरमाकारी की बात कर रहे हैं, और वो सरमाकारों को हमने खौफज़दा किया हुआ है इस तरह के कॉल्स दे के, हड़तालों की, इस तरह की बातें धरने की करने की। कैसे वो सरमायाकार जेब में हाथ डाले रखेगा? नहीं, मैं तो आपसे बात बेसिकली आपने चार्टर इकॉनमी की बात की, चलें मैं आपको चार्टर इकॉनमी की तरफ लेकर आऊँ। इकॉनमी कितने लोग समझते हैं तमाम सियासी जमातों के अंदर, बशमूल आपके सियासी जमात के, आपकी ज़ात के बारे में बात नहीं कर रहा, आप तो पीएचडी हैं। देखिए आजकल ये मैं बात कर रहा हूँ उनके मुतालिक जो आपके साथ बैठते होंगे, जो पार्लियामान के अंदर बैठते हैं, मेरे ख्याल से इनको कुछ भी नहीं पता पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में। देखें, आदमी बड़े आजकल होशियार हो चुके हैं, इलेक्शन ईयर है, इस बार जो वोट पड़ेगा वो कारकर्दगी की बुनियाद पे पड़ेगा। कारकर्दगी की जब आप बात करते हैं तो माशियत की कारकर्दगी है,
एक्सपोर्ट के लिए अभी वज़ीर आज़म पागलों की तरह हर फैसला करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता नेक्स्ट ईयर क्या इसी साल में इंशाल्लाह 5-6 महीने के बाद जब लोग डी फैक्टो वज़ीर आज़म या डी ज्यूरो वज़ीर आज़म? सर इस वक्त जो भी हालिया वज़ीर आज़म है हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब एक्सपोर्ट का पैकेज भी लेकर आ रहे हैं, उसमें वो इंडस्ट्रियल टैरिफ भी कम करने को तैयार हैं, रिफंड्स भी वापस करने को तैयार हैं। ये चीज़ पहले क्यों नहीं कर ली? जो एक्सपोर्ट 25 बिलियन से आपकी 20 बिलियन आ गई, अब 22 से 23 बिलियन का टारगेट रख के और उसको चेज करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने पेनी वाइज पाउंड फुलिश डिसीजन करते हैं। मैशत जब हाथ से, मार्केट जब हाथ से, ऑर्डर जब हाथ से चले जाते हैं तो उनको दोबारा लाना इतना आसान नहीं होता। अब हुकूमत उससे ज़्यादा पैसे पैकेज देने में तैयार है, बिजली के नर्ख और गैस के नर्ख कम करने को तैयार है, रिफंड्स वापस करने को तैयार है, लेकिन जब एक्सपोर्ट गिर के निचली तरीन सतह पर आ गई है तो ये चीजें पहले कर लेते मेरे बस ठीक है। अब मैं आपसे एक बड़ी टफ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग शुरू करने वाला हूं। बात ये कि पोस्ट मुशर्रफ दौर के अंदर आपको लेकर जाता हूं, एक प्रोजेक्ट नहीं लगा, एक प्रोजेक्ट। आप मुझे बता दें 2008 से लेकर आज हम 2018 के अंदर खड़े हुए हैं, अब तो 2018 शुरू हो गया ना, 2018 तक एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। एक, आप मुझे एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें, मैं मान जाऊं एक मेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुशर्रफ के दौर में एनर्जी प्रायोरिटी थी नहीं। पोस्ट मुशर्रफ के बाद बताएं मुझे, 2008 बताएं। मुशर्रफ ने चलो कुछ नहीं किया, वो तो अभी बैठे हुए बैल्कोनी के अंदर अपने दुबई के अपार्टमेंट में, हो सकता है हमें देख रहे हो कि हम लोग बहस कर रहे हैं उनके मुतालिक, लेकिन 2008 था, 2018 बता देना मुझे क्या प्रोजेक्ट लगा है। आप कह रहे हैं माशी कारकर्दगी पे देंगे, कौन सी माशी कारकर्दगी दिखाई? देखिए बात सुने, जिस सियासी जमात ने कारकर्दगी नहीं दी उसका वोट बैंक भी बुरी तरह से मुतासर हुआ, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। और बिजली के मनसूबों की अगर बात कर रहे हैं तो मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बड़ा ताज्जुब की बात है। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के बाद कौन से बिजली के मनसूबे लग गए? नहीं लगे, नहीं देखें, हमने बड़े काम करे हैं। LNG का प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, CPEC का पीपल्स पार्टी के दौर में कंसीव हुआ, पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा साइन करके आए थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने हिस्से में लाइन डाली हुई थी, हमें अपने हिस्से में लाइन डालना था। आज वो अमेरिका की आंखें देख के हमने रोक दिया, शेल्फ कर दिया। ईरान हमसे नाराज हुए बैठा है कि भाई थोड़ा सा अपने हिस्से में लाइन डालनी है, बाकी काम तो हमने कर दिया है, आप इसको कमर्शियल बुनियाद के ऊपर इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं कंप्लीट करते? और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, लेकिन अब हम तापी के ऊपर काम कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान गैस सर वो नहीं हो सका तो ना? ये सब चीजें हैं नहीं, एग्जीक्यूट नहीं कर सके। आपने कंसीव किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। हमने कंसीव किया, पार्टी की दौरे हुकूमत में हमने साइन करके आए, जरदारी साहब एग्रीमेंट आखिर के दिनों मैंने साइन कर दिया, ये इससे क्या फर्क पड़ता है? आप बना के दिखाएं ना। हुकूमत का काम था कि उसको इम्प्लीमेंट करती, उस पर अमल दरामद कराती, वो वहीं के वहीं है। तो अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं। आपने कहा जनाब ये जो है, अब मैं आपको ले आता हूं यहाँ पर सिंध में गवर्नमेंट पीपल पार्टी की। मैं आई डोंट वांट टू पुट एनीवन इन वो कहते हैं कटेरे वाले बॉक्स के अंदर, मैं नहीं किसी को खड़ा करना चाहता। आप मुझे बताते हैं यहाँ पे कितनी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बेहतर हुई है, कितना जनाब पर हेक्टर यील्ड बेहतर हुआ है? आप खुद जानते हैं इस सवाल का जवाब। देखें, काम नहीं हुआ। देखें, चावल की फसल बेहतर हुई है, गेहूं की फसल बेहतर हुई है, कॉटन की फसल पिछले साल से बेहतर है, लेकिन वो हदफ 14 मिलियन बेल्स और 15 मिलियन बेल्स का नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर में सर आपका चेहरा कुछ और कह रहा है, आपकी जुबान कुछ और कह रही है। मान नहीं, आप बात अगर को चेहरा और आंखें पढ़ के आप प्रोग्राम करेंगे तो बिल्कुल कर लें। आजकल वैसे ही दौर नजूमियों का चल रहा है सर, आजकल वैसे ही पीरनियों का दौर, पीरों का दौर चल रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बुनियादी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि एग्रीकल्चरली किसी ने भी कुछ डिलीवर किया। आई डोंट ब्लेम सिंध अलोन, पंजाब में भी कुछ डिलीवर नहीं हुआ होगा, केपीके में भी कुछ डिलीवर नहीं, एग्रीकल्चर के फुटिंग पे। और बलूचिस्तान में मैंने सुना है कुछ इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि वहां पर कुछ हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो कोई रेवोल्यूशनरी या इनकलाबी तब्दीली है। एग्रीकल्चर में जो हमारी सबसे बड़ा मसला है, जो वाकई में नहीं हल हुआ है, वो पर एकड़ यील्ड है, जिसकी वजह यह है कि हमने वो बीज डेवलप नहीं करे सीड्स पे, जो हाई यील्ड सीड्स होते हैं। वो कॉटन में भी वही 2-3 वैरायटीज जो 20 साल से थी, MNH 93 और K22 और K68, उसके बाद हमने कोई नई दरियाफ्त नहीं की। इंडिया ने मैनसल्टो से BT कॉटन लगाई थी, काफी बेहतरीन, 18 मिलियन बेल्स उसकी 5 साल पहले थी, आज 36 मिलियन बेल, दुगनी हो गई है।
5-6 सालों में। ये कौन करेगा? तो ये बिल्कुल अब ये हुकूमत अपने करेगा? आप को पंजाब से वोट लेकर आए हैं जहाँ मेन एग्रीकल्चर है, वहाँ इन्होंने पैकेज दिया था। आप टंडू जाम गए? क्या काम किया उन्होंने? आप टंडू जाम जाएं, उनको जाकर बोले नया सीट बनाओ। नहीं देखिए, आप फैसलाबाद जाएं, बोले नया सीट बनाओ। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाल काम नहीं कर रहे, वहाँ रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हो रही, नए seeds आपका पर्याप्त नहीं हो ताल्लुक रहे। टेक्सटाइल से है। जी हाँ, आप जाएं वहां जाकर पूछें, बोले आपने सीट क्यों नहीं बनाया, आप यहाँ काम क्या कर रहे हैं, वो लोग आपसे पैसे, मतलब जो ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो आपसे पैसे लेती है। स्टैंडिंग कमेटी टेक्सटाइल की आई थी, उनसे ब्रीफिंग में हमने बतलाया कि खुदारा कॉटन की क्रॉप हर साल कम होती जा रही है और इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिससे हमारी वायबिलिटी नहीं रहती। खुदारा 15 मिलियन बेल से 16 मिलियन बेल का अदब जो है, इसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। इन कंक्लूजन, जी, पोस्ट 2008 मुशर्रफ साहब के जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली कोई मेजर काम नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बतला रहा हूँ। रिफॉर्म्स को आप अगर धुएं निकलती हुई फैक्ट्री से नापेंगे तो नहीं होगा। जो काम लेजिस्लेटिव तौर पे पीपल्स पार्टी ने करा वो 100 जमातें मिलकर नहीं कर सकती थी। हमने एनएफसी का सर लेजिस्लेटिव नहीं सर, ये अमेंडमेंट है। हमने काम से मैं क्या करूंगा? 18वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, एनएफसी अबॉर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ बीआईएसपी हमने किया, वो भी बेस्ट चीज थी। ये टू द प्रोविंसेस, हमने ये सब चीज़ें बहुत बड़े वजीर आजम को पावर्स दिए। 58(2)(b) का आपने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। मुझे इकोनॉमी की बात करनी है। आप देखें, आप दो चीजें एक साथ, तो अभी को मैंने बताया ओके, दोनों एक साथ चलनी चाहिए। हाँ। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं, फिर हम गुफ्तगू करते हैं। बुनियादी बात यह है कि सियासतदानों के हवाले किया तो कौन सा उन्होंने कोई मईशत के अंदर कोई कारकर्दगी दिखाई। इख्तियार बेग साहब मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं इनसे ब्रेक के बाद साबित करके दिखाऊंगा कि उसके बाद इतनी तरक्की नहीं हुई। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ, और बुनियादी तौर पर बात यही होती है कि सियासी हुकूमतों ने माशी तौर पर कुछ भी डिलीवर नहीं किया, ऐसा मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है दावों और दलीलों से, लेकिन उसे गलत साबित करना पड़ेगा। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की बात आपको कितनी मुतमईन करती है, इसके बारे में अब मज़ीद गुफ्तगू उन्हीं से सुनते हैं। जनाब वाला, आपने बुनियादी तौर पर कहा ब्रेक के दौरान कि आप खालिसतन सिर्फ पीपल पार्टी के बारे में नहीं, खालिसतन पीपल पार्टी के बारे में बात, नॉन लीग ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया। आप मुझे बता दें, चले पोस्ट 2008 नहीं लेते, पोस्ट 2013 लेते हैं, जब इन लोगों की हुकूमत आ गई मई के अंदर। अब वो सही आई, गलत आई, पेंचर के साथ आई, बगैर पेंचर के साथ आई, इन्होंने क्या डिलीवर किया इकोनॉमिकली? प्रोजेक्ट मुझे बता दें। मैं हमेशा मुस्बत बात करता हूँ, ऑनेस्ट बात करता हूँ। करें। मुस्लिम लीग नून ने शुरू में अपनी तरजीहात बड़ी अच्छी रखी थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाना, एनर्जी को सप्लाई को बेहतर बनाना, बिजली और गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करना, ठीक है, और ग्रोथ को ये तेज़ करना चाहते थे। लेकिन इस दौरान में इसहाक डार साहब ने जो फैसले किए वो इतने डिटरमेंटल थे कि उससे बुरी तरह से हमारी सनत पिटी। उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी, उन्होंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दी आपकी, उन्होंने आपके बेशुमार कर्जे जो हैं वो लिए, जो कभी रिकॉर्ड आपकी गवर्नमेंट ने भी लिए, उन्होंने आपके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोनों एक दूसरे से रिकॉर्ड तोड़ने की जंग में लड़े हुए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमारे रिफंड जो थे 300 बिलियन रुपीस के थे, वो रोक लिए, उसको रेवेन्यू दिखाया, सर्कुलर डेट बढ़ गए, सेल टैक्स के रिफंड, एक्सपोर्टर के वो रोक लिए। आप ऐसी शिकायत करते सेल टैक्स, मुझे आज तक सेल टैक्स वाली बात आज आपके नया जो है डॉक्टर मितवा इस्माइल ने कहा कि 200 अरब रुपए के रिफंड में 15 फरवरी तक दे दूंगा, तो हैं तो देगा ना वो, और 2.5 से 3 साल से ये रोके हुए लॉलीपॉप है, वो दे या ना दे। लेकिन आपको इस पर डाउट है ना कि रिफंड है कि नहीं है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 200 अरब रुपए के सेल टैक्स के रिफंड्स हैं जो रोके हुए थे, जिससे सनतों की लिक्विडिटी क्रंच खत्म हो गया और 150 सनतें बंद हुई फैसलाबाद में। स्टैंडिंग कमेटी टेक्सटाइल जिसका मैं जिक्र करा, तो उसके रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 25% लोन टेक्सटाइल के डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं।
NPL जा चुका है 25%। तो ये है, आपको सनत को नुकसान पहुंचा, जब सनत को नुकसान पहुंचा तो एक्सपोर्ट गिर गई, रुपये 12 आखिर आपका कंट्रोल नहीं रहा, वो फटा तो फिर 113 पे भी पहुंचा, 112 पे भी पहुंचा। अब जब वो पहुंचा तो पेट्रोलियम की मसनूआत भी महंगी हो गई, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और रातों रात आपके कर्जे जो हैं 400 अरब रुपए से बढ़ गए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये आपकी हुकूमत का नहीं, ये मैं आपकी बात मान 2013 से ऑनवर्ड, या आपने ग्राउंड रियलिटी मुझे बता दी और ये हकीकत है। सर, आवाम ग्राउंड रियलिटीज और परेशानियों से वाकिफ है। मुझे ये बताएं कि जनाब इंडस्ट्री कौन सी लगी, बस इतना बता दें मुझे। इंडस्ट्री आए, मैं आपको ये जो सामने वाली सड़क मैं एक जुमला कह के इधर ले बात चलता खत्म हूं। करूंगा, एक बात कह के देखिए, सीपैक के मंसूबों का दावा करते हैं, ये सीपैक का पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये कंसीव हुआ है, मीटिंगें हुई हैं उसकी, जो बार बार जाते थे जरदारी साहब, यस इम्प्लीमेंट मटेरियलाइज इन्होंने किया है, आपने सही है, कंसीव किया, बिल्कुल। तो ये नहीं होता कि जब आप गोल पे गेंद को लेकर आते हैं तो बहुत बड़ा सफर है, वहां से करके फिर गेंद को गोल में डालते हैं। मान लेता हूं आखिरी दिनों के अंदर बीजिंग के दौरे लगते थे, मीटिंग होती थी। तो इसमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन को छोड़ा हुआ है, आप देखिए वो कितना बड़ा, उसको आगे से जोड़ ही नहीं रहे ना, बिल्कुल ही नहीं जोड़ रहा है। सैंक्शन है, सैंक्शन कोई सैंक्शन है। अब तो वैसे हमारे ताल्लुकात अमेरिका से खराब हैं, अब तो वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है। किसने आपको कहा अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब हैं? देखिए आपका नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, चीन, रशिया, पाकिस्तान और अल्लाह करे ईरान। सर, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को अगर संजीदगी से लिया गया तो तीसरी जंग अजीम हो जाएगी सर। वो रात को कुछ कहता है, दिन को कुछ कहता है, प्लीज। एंड ही इज अ बिजनेसमैन, ही नोज व्हाट बटन्स टू प्रेस, बट लेट्स होप ही डजंट प्रेस द रॉन्ग रेड बटन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ। देखिए, बुनियादी बात ये है कि मैं जो महवर जिस तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ, आपको एक चीज पूछता हूँ, बताएं कितने डेनिम यूनिट लगे? जी, नई टेक्सटाइल की बात कर लेते, कितने नई सनतें नहीं लगी, तो बल्कि बंद हुई हैं। ये मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं, बल्कि बंद हुई हैं। टेक्सटाइल मिलें लगी नहीं, आप मुझे बता दें। 100 से ज्यादा मिल बंद हुए फैसलाबाद में, मुल्क में 150 से ज्यादा मिल तो क्या कारकर्दगी है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की इकोनॉमिकली? मिलें बंद हो गई, अब आप कह रहे हैं, मुझे बताएं। तो जब भी तो ये एक्सपोर्ट पैकेज के लिए प्राइम मिनिस्टर परेशानी लाना चाह रहे हैं कि अब इलेक्शन में जाएंगे 5-6 महीने के बाद, तो लोग पूछेंगे नहीं कि ये 150 लोग मिलों के जो लोग बेरोजगार हुए हैं, सर ये कौन जिम्मेदार है उसका? मान गया बात, आपने जिम्मेदारी दूसरों पर डाली, कोई मसला नहीं। स्टील मिल कौन सी लगी, मुझे बताएं। स्टील मिल बंद हो गई। कौन सी लगी? बंद हो गई। तो आपके दौर में भी खराब थी, बेचने की बात कर रहे हैं, आज PIA की बेचने की बात कर रहे हैं। जाते जाते कोई काम करते हुए तो जाना है। नहीं, देखिए लोगों को मुलाजमतों का हस्बे मंशा भी कुछ काम करने होते हैं। सर, गलत तो नहीं निकल गया लेकिन कुछ काम करने पड़ते हैं, दुनिया है। हम ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन आप करें, लेकिन लोगों की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ गारंटी आपका। सर, PIA के जहाज में आप बैठे हैं, आप पता लग जाए कैसा एहसास होता है बंदे को। बीच में आपको पता है, मैं गया PIA के जहाज का टिकट लेकर, उन्होंने मुझे वियट जेट पे बिठा दिया, वियतनाम की किसी एयरलाइन के जहाज पे, लाल रंग के जहाज पे। कह रहे हैं हमने ये ली हुई है ठेके पे, पता नहीं लीज वो पे क्या है। लीज एयरक्राफ्ट हैं, पहले टर्की से लिए हुए थे, अब वियतनाम से इन्होंने लिए हुए हैं। फिर मैं 777 पे बैठा, पूरा जहाज खाली था। बस इस्लामाबाद से कराची आया, 777 के ऊपर जहाज पूरा खाली था, पूरा खाली। मतलब बहुत चीजों पे तो हम बात नहीं कर सकते, मतलब ये कि लेकिन ये गवर्नेंस का इशू है, और गवर्नेंस के इशू होने की वजह से आज PIA यहाँ तक पहुंचा। टेक्सटाइल मिल्स नहीं लगी, टेक्सटाइल यूनिट नहीं लगे, स्टील मिल नहीं लगी, कोई नई सीमेंट फैक्ट्री मुझे बताएं। एक्सपेंशन में लोग गए हैं, एक्सपेंशन में लोग गए हैं, मानता हूं मैं, लेकिन वो भी मटेरियलाइज होंगे या नहीं होंगे, इस क्वेश्चन मार्क। लेकिन उसके लिए भी हमने आवाज उठाई है कि अगर सीपैक के तहत सरिया और सीमेंट बगैर ड्यूटी आप अलाउ करेंगे तो ये एक्सपेंशन जीरो हो जाएगा, कोई नहीं जा पाएगा। चाइनीज की अकल, फहम और सियानापन को, तो आप में भी तो अकल और फहम और जकी हैं आप। आपने लोकल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन करनी है कि नहीं? ये वो ग्रोथ जब ही करेगी। चाइना के साथ कंपटीशन में करना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं खैर आपके साथ इस पर मुफस्सिल गुफ्तगू करूंगा, सीपैक के ऊपर भी, उसका मौजू चेंजिंग पैराडाइम्स ऑफ सीपैक डायनेमिक्स, और क्यों ऐसे लोग जो तस्वर किए जाते हैं कि वो दाहिने बाजू के हैं, वो सीपैक के मुतालिक इस तरह के बयानात आजकल दे रहे हैं। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पर अली नासिर और हमारी टीम इजाज़त चाहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।